नमस्कार साथियों, मैं हूं सुधांशु तिवारी और स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्षिता गोलछीवर में। तो आज मैं आपके सामने जो सेशन लेके आया हूं, इसमें हम पर्यावरण अध्ययन यानी इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के जो क्वेश्चन आए हैं सीटेट की परीक्षाओं में, जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि सीटेट की परीक्षाएं अभी तक चल रही थी, उसकी अब तो आंसर की भी आ गई है। लेकिन इसमें जो सीटेट की परीक्षाएँ का एक दौर चला था 1-1.5 महीने, उसमें जो है इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे, उसका हम एक इम्पॉर्टेंट सेशन लेके आए हैं। तो ये जो है आगे होने वाले टीचिंग के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उस हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण सेशन है, तो आप लोग उसको देखिएगा और कई प्रश्न रिपीट भी हो चुके हैं। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। और उससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। और चैनल पर विभिन्न विषयों की बहुत सारी वीडियोज़ पड़ी हुई हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पड़े हुए हैं, तो आप लोग उसको जाके देख सकते हैं। और आप वीडियोज़ को शेयर कर दीजिएगा जिससे कि और नीडी लोगों तक ये वीडियो पहुँचे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कुछ मोटिवेशनल थॉट है आपके सामने। अच्छी किताबें और अच्छे लोग तुरंत समझ में नहीं आते हैं, उन्हें पढ़ना पड़ता है, लेकिन उनकी महक पूरी ज़िंदगी हमारे साथ चलती रहती है। यानी कहने का मतलब आप समझ रहे होंगे इस थॉट का मतलब कि जो अच्छी किताबें और अच्छे लोग होते हैं उनको पढ़ने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, टाइम टेकिंग प्रोसेस रहता है समझने में। लेकिन अगर आप उसका ज्ञान या अच्छे लोग आपके ज़िंदगी में हैं तो वो लोग जो है थोड़ा आपके लाइफ में पूरे उनका जो है व्यक्तित्व, किताब अगर व्यक्ति रहेगा तो उसका व्यक्तित्व आपके ज़िंदगी भर साथ में रहेगा। किताबें हैं तो उसकी ज्ञान जो है आपके पूरे साथ पूरे लाइफ में रहेगी। तो उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। आप क्वेश्चन पे चलते हैं, मूव करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? चलिए, केंद्र शासित प्रदेश नहीं है ये हमें बताना है। तो देखिए, आपके ऑप्शन है लद्दाख, जम्मू और कश्मीर, मणिपुर, चंडीगढ़। तो देखिए, लद्दाख, जम्मू कश्मीर और चंडीगढ़ ये जो है केंद्र शासित प्रदेश हैं। आपको मालूम होगा ये केंद्र शासित प्रदेश है, यानी यूनियन टेरिटरी भी कहा जाता है। तो ये लद्दाख आपका हो गया, जम्मू कश्मीर और चंडीगढ़ ये आता है, लेकिन पूछा नहीं है केंद्र शासित प्रदेश, तो इसका सही जवाब आपका होगा मणिपुर। ठीक है, मणिपुर केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। निम्नलिखित में से कच्चे तेल यानी पेट्रोलियम के उत्पादक हैं, इसमें में से जो है कच्चे तेल यानी पेट्रोलियम के उत्पादक कौन से हैं? आपके ऑप्शन है बॉम्बे हाई कोर्ट तथा पश्चिम बंगाल, बॉम्बे हाई तथा पश्चिम बंगाल, असम और ओडिशा, गुजरात और तमिलनाडु तथा बिहार तथा बॉम्बे हाई। तो इसका जो सही जवाब होगा ये है आपका गुजरात और तमिलनाडु। ठीक है, इसको याद रखेंगे आप लोग। जो कच्चे तेल के उत्पादक हैं ये गुजरात और तमिलनाडु राज्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। हमारा देश का संविधान निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बनाया गया? ठीक है, तो ये आपके ऑप्शन है मोहनदास करमचंद गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो ये आपको ज्ञात होगा कि डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर के जो है नेतृत्व में संविधान का निर्माण किया गया था, तो इनका नाम याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। पौधों के लिए किए जाने वाले नीचे कार्यों पर विचार कीजिए। देखिए, पहले कार्य दिया है पौधों को सहारा देना, ह्यूमस प्रदान करना, भोजन संचय या भंडारण करना, पौधों और खनिजों का अवशोषण करना। तो ये जो है ये कार्य है, ये सब जड़ों के कार्य हैं। ठीक है, इनमें से जड़ों के कार्य को हमें पहचानना है। ये पौधों के कार्य थे और नीचे दिया हुआ जड़ों के कार्य को इसमें पहचानिए। तो आपका पहला ऑप्शन है केवल ए और बी यानी पौधों को सहारा देना और ह्यूमस प्रदान करना। दूसरा केवल सी और डी यानी भोजन संचय करना, भंडारण करना, खनिज और पानी का अवशोषण करना। बी सी डी यानी ह्यूमस प्रदान करना, भोजन संचय करना, पानी और खनिज को अवशोषित करना। और है ए सी डी यानी पौधों को सहारा देना, भोजन संचित करना, पानी और खनिजों को अवशोषित करना। तो आपका जो सही जवाब होगा, आप ए सी और डी यानी पौधों को सहारा भी देती हैं जड़ें। ठीक है, ह्यूमस इस ऑप्शन में नहीं रहेगा। ठीक है, ये वाला इसमें गलत रहेगा, बाकी तीनों सही हैं। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। भोजन संचय भी करती हैं जड़ें और पानी तथा खनिज लवणों का अवशोषण करती हैं, तो ये आपका चौथा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। पोचमपल्ली भारत के दक्षिण राज्य का एक कस्बा है। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। जो सुंदरता से डिजाइन की गई चमकदार रंगों की पोचमपल्ली साड़ियों और विशेषकर की बुनाई, जिसमें पोचमपल्ली भी ही कहते हैं, के लिए प्रसिद्ध है। यह कस्बा किस राज्य का भाग है? यानी जो है भारत के दक्षिणी राज्य का एक किसी राज्य का एक कस्बा है पोचमपल्ली, जो सुंदरता से डिजाइन की गई चमकदार रंगों की पोचमपल्ली साड़ियों विशेषकर बुनाई, जिसे पोचमपल्ली भी कहते हैं, उधर जो है बुनाई को पोचमपल्ली कहा जाता है, के लिए प्रसिद्ध है। यह कस्बा किस राज्य में है? तो हमें राज्य का नाम बताना है जहाँ पे पोचमपल्ली स्थित है। कुल मिलाकर के प्रश्न यही पूछना चाहता है। तो ये जो है आपके ऑप्शन है कर्नाटक, केरल, तेलंगाना, तमिलनाडु। तो पोचमपल्ली तेलंगाना में है, याद रखिएगा। कढ़ाई वाली साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है पोचमपल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थों के उस समूह को चुनिए? खाद्य पदार्थों के उस समूह को चुनना है जिसमें प्रत्येक सदस्य में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है, यानी आयरन होता है पर्याप्त मात्रा में। उस खाद्य पदार्थ के समूह को चुनना है। तो पहला समूह है गुड़, आंवला, टमाटर। दूसरा है आंवला, पालक, गुड़,
तीसरा है चावल, बंद गोभी, टमाटर या बंद गोभी, आंवला, पालक। तो इसका जो सही जवाब होगा ये आपका जो है आंवला, पालक, गुड़, यानी दूसरा ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, इस पे हम जाएंगे। आंवला, पालक और गुड़ में पर्याप्त मात्रा में आयरन होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पक्षियों का वह समूह चुनिए जिसका प्रत्येक सदस्य हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दूरी को वस्तुओं को स्पष्ट देख सकने योग्य है। यानी हमें पक्षियों का वह समूह चुनना है जो मनुष्य से 4 गुना ज़्यादा देख सकता है। ठीक है, दूर की वस्तुओं को 4 गुना ज़्यादा देख सकता है। तो आपके ऑप्शन है, देखिए पहला ऑप्शन है फाख्ता, कौवा, मोर। फाख्ता कुछ होगा, हमें नहीं पता इस पक्षी के बारे में। बाज, कबूतर, तोता। तीसरा है कौवा, चील, बुलबुल। चौथा है बाज, चील, गिद्ध। तो 7वां का जो है सही जवाब होगा ये जो बाज, चील, गिद्ध, ये वाला जो ग्रुप है, समूह, ये जो है मनुष्यों से 4 गुना लगभग ज़्यादा देखता है। आप लोग देखे होंगे ये अक्सर जब आसमान में उड़ते हैं तो बहुत अधिक ऊंचाई पर उड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नीचे दिए गए किस एक राज्य के ग्रामीण लोग अपने ढालू छत पर लकड़ी के मकान मजबूत बांस के खंभों पर धरती से 3-3.5 मीटर की ऊंचाई पर बनाते हैं? यानी धरती से केवल 3-3.5 मीटर की ऊंचाई पर अपने जो है मकान की छत को बनाते हैं और छत ढालू रहती है। तो आपके राज्य का नाम बताना है कि एक जहाँ के ग्रामीण इस टाइप का जो है अपने मकान का छत बनाते हैं। आपके ऑप्शन है राजस्थान, लद्दाख, असम या उड़ीसा। तो इसका सही जवाब होगा जो असम के लोग होते हैं ये अपने मकान की छत ढालू बनाते हैं और जो है मजबूत बांस के खंभों से बनाते हैं जिसकी धरती से ऊंचाई 3-3.5 मीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष गांधीनगर यानी गुजरात की राजधानी है गांधीनगर और पटना जो कि बिहार की राजधानी है की दिशाएं क्रमशः है। तो हमें दिल्ली के सापेक्ष गांधीनगर यानी गुजरात की राजधानी और पटना यानी बिहार की राजधानी बतानी है दिल्ली से किधर पड़ती है। तो आपके ऑप्शन है दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम, यानी गांधीनगर दक्षिण पूर्व में पड़ता है दिल्ली के और पटना जो है दक्षिण पश्चिम में, या दक्षिण पश्चिम में दक्षिण पूर्व, उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम या दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व। तो इसका जो सही जवाब होगा ये आपका है दूसरा दक्षिण पश्चिम। अगर हम दिल्ली से जो है गुजरात की दिशा को देखें तो दक्षिण पश्चिम में रहता है। यानी अगर आपने मैप देखा होगा तो बाएं साइड में इधर जाएंगे आप तो यहाँ पे पश्चिम रहता है और थोड़ा सा नीचे की तरफ, जैसे मैप में दिशा होती है जो है मैप में दिशाएं ऐसे देखी जाती हैं। ये हो गई ऊपर की, ऊपर देखिए ये होता है आपका जो है उत्तर, दक्षिण, ये होता है पूरब, ये होता है पश्चिम। दिल्ली आपका यहाँ है, ठीक है। अगर आप गुजरात यहाँ कहीं आसपास रहता है तो ये दक्षिण पश्चिम वाला जो स्थिति है यही गुजरात की स्थिति हो जाती है। और जो बिहार होता है, बिहार दिल्ली से थोड़ा सा इधर उत्तर प्रदेश के साइड में रहेगा तो ये हो जाएगा आपका बिहार जो रहेगा ये दक्षिण पूर्व में रहेगा, ठीक है। दिल्ली से ये भी थोड़ा सा दक्षिण में रहेगा, यहाँ पे जो है यहाँ दिल्ली है तो इधर रहेगा, पूर्व साइड में रहेगा और थोड़ा सा दक्षिण रहेगा इस साइड में, तो ये आपका बिहार हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। जो बिहार रहता है वो दक्षिण पूर्व में रहेगा और जो दिल्ली रहती है वो दक्षिण पूर्व पश्चिम में रहता है दिल्ली के सापेक्ष। अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं। निम्नलिखित में से किसने मटर के पौधों के साथ प्रयोग किए और यह पाया कि मटर के पौधों में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो जोड़ियों में पाए जाते हैं, जैसे चिकने या खुरदुरे, लंबे या बौने, पीले या हरे। देखिए ये प्रश्न बढ़िया है। इस प्रश्न का कुल मिला के यही कहना है कि मटर के पौधों पर किसने प्रयोग किया था। तो आपके ऑप्शन है डॉक्टर MS स्वामीनाथन और है ग्रेगोर जोहान मेंडल, जॉर्ज मेस्ट, चार्ल्स डार्विन। तो याद रखिएगा आप लोग, मटर के पौधे पर जो है अनुवांशिकता का सिद्धांत दिया था ये ग्रेगोर जोहान मेंडल हैं, इन्होंने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा NCF 2005 के अनुसार EBS पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 विषयों में से एक है। NCF 2005 के अनुसार EBS पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 विषयों में से एक है। अब आप ध्यान से ऑप्शन पढ़िएगा। पदार्थ, प्राकृतिक संसाधन, चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं, चीज़ें जैसे काम में आती हैं, ठीक है। तो NCF 2005 के अनुसार जो पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है वो है चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं। तो ये इन 6 विषयों में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, आप एक एकीकृत EBS कक्षा के लिए कैसा योजना बनाएंगे, ठीक है। आपके ऑप्शन है एक पाठ में EBS मतलब वही हो गया आपका इन्वायरमेंटल स्टडीज़ वाला जो होता है। एक पाठ में 2 या अधिक विषय क्षेत्रों को मिलाएंगे, अलग योजना में सभी विषयों को अलग करेंगे, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के अलग अध्यापकों का प्रबंध करेंगे या पर्यावरण विज्ञान के लिए अलग अध्यापक का प्रबंध करेंगे। तो आप EBS कक्षा के लिए कैसी योजना बनाएंगे आपको ये बताना है। तो इसका जो सही जवाब होगा एक पाठ में 2 या 2 से अधिक विषय क्षेत्रों को मिलाएंगे। सही जवाब चारों में से यही माना जाएगा।
आप एकीकृत ईवीएस कक्षा के लिए कैसा योजना बनाएंगे? तो एक पाठ में 2 या 2 से अधिक विषय क्षेत्रों को मिलाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। पुनीत ने अपनी कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को मानव शरीर की एक रूपरेखा दी और उन्हें भोजन विषय पढ़ाने से पहले पाचन तंत्र को बनाने को कहा। देखिए, कोई लड़का पुनीत है, वो कक्षा 5 का शिक्षार्थी है, उसने मानव शरीर की एक रूपरेखा दी और उन्हें भोजन विषय पढ़ाने से पहले पाचन तंत्र को बनाने को कहा। अब इसमें क्या करना है? ऑप्शन देखिए सही है। परीक्षण करना है कि शिक्षार्थी नामांकित आरेख बना सकता है, पाचन से संबंधित शिक्षार्थियों के विचारों को प्राप्त करना, अच्छे ड्राइंग कौशलों वाले शिक्षार्थियों की पहचान करना, पाचन की प्रक्रिया पर शिक्षार्थियों को मूल्यांकन करना। तो यानी जो पाचन तंत्र को बनाने का कहा गया था, उसका आशय क्या है? ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, इसका आशय यही है कि पाचन से संबंधित शिक्षार्थियों के विचारों को प्राप्त करना। यानी अगर हम उसका जो है रूपरेखा दे देंगे और पाचन तंत्र बनाने को कहेंगे तो उस एक हमें जो है आइडिया हो जाएगा कि बच्चे जो है पाचन तंत्र के बारे में क्या जानते हैं, उनके मन में क्या चल रहा है पाचन तंत्र के बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। निम्नलिखित में से क्या रचनात्मक आकलन के संबंध में सही नहीं है? ध्यान दीजिए, हमें रचनात्मक आकलन के संबंध में सही नहीं बताना है। सही बताना नहीं है, जो सही नहीं है यानी गलत है उसे बताना है। ठीक है, ऑप्शन है रिपोर्ट कार्ड के प्रत्येक तिमाही में इसकी सूचना दी जानी है। दूसरा ऑप्शन है अधिगम को सुदृढ़ करने के लिए यह अध्यापक को समय पर कार्रवाई करने में मदद करता है। इसको छात्रों की प्रगति की निगरानी करनी है। बच्चे के सीखने की कोई भी जानकारी रचनात्मक आकलन में मदद कर सकती है। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब होगा आपका रिपोर्ट कार्ड के प्रत्येक तिमाही में इसकी सूचना दी जानी है। रचनात्मक कार्य के आकलन के संबंध में सही नहीं है, ये सही नहीं है। बाकी ये तीनों ऑप्शन आपके सही हैं। छात्रों की प्रगति की निगरानी होती है, आकलन करने में मदद होती है। ठीक है, तो सही नहीं है आपका पहला ऑप्शन। फिर चलते हैं, ये क्वेश्चन जो है मटर के पौधों के साथ, ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो चुका है, तो इसका सही ऑप्शन था आपका ग्रेगोर जोहान मंडल, इन्होंने जो है मटर के साथ प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन है ईवीएस में मानचित्रण कौशल माफ कीजिएगा, ये जो आपके ऑप्शन है ईवीएस में मानचित्र कौशल क्या है? पहला ऑप्शन है लैंडस्केप खींचने के लिए कौशल को विकसित करना, पूर्वानुमान और गणना के कौशल को विकसित करना, रिकॉर्डिंग कौशल को विकसित करता है, स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ को विकसित करता है। तो जो 17 होता है हमारा, ये जो है ईवीएस में मानचित्रण कौशल क्या हमारा बताता है? तो स्थानों के सापेक्ष जो स्थिति की समझ को विकसित करता है। यानी अगर हम ईवीएस में जो मानचित्र बनाते हैं उसमें जो जगह उसको अगर बनाएंगे तो हमें जाहिर सी बात है, अगर अपने हाथ से बनाएंगे हम तो वहाँ पे जो है अगर ईवीएस के पेपर में जब आता है मानचित्र तो उसमें आता है कि कुछ जो है स्पेसिफिक जगह उसमें अंकित कीजिए। तो जब अगर ईवीएस के बारे में मानचित्र हम बनाएंगे तो उस जगह स्थानों के सापेक्ष स्थिति की जानकारी हमारे अंदर विकसित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। ईवीएस की एकीकृत प्रकृति सहायक है। आपके ऑप्शन है पाठचर्या के भार को कम करने और विशिष्ट प्रकरणों को पेश करने में। दूसरा ऑप्शन है पाठचर्या के भार को कम करने, शिक्षार्थियों को सार्थकता पूर्वक सीखने में, शिक्षार्थी केंद्रित उपागम का पालन और संकल्पनाओं की अधिक संख्या का परिचय देने में, दी गई सूचनाओं और विवरणों से सीखने में। तो आपका जो इसका सही जवाब होगा ईवीएस की एकीकृत प्रकृति सहायक है, ये जो है पाठचर्या के भार को कम करने और शिक्षार्थियों को सार्थकता पूर्वक सीखने में, यानी दूसरा ऑप्शन आपका सही जाएगा। ठीक है, ये एकीकृत प्रकृति सहायक होती है ईवीएस की, इन्वायरमेंटल स्टडीज की। अब अगला क्वेश्चन है पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने की एक युक्ति के रूप में उपयोग किया जाता है। यानी जो प्रश्न किया जाता है छात्रों से अध्यापक के द्वारा, वो किस रूप में उसका प्रयोग किया जाता है? अनुशासन बनाए रखने के लिए, ध्यान खींचने के लिए, नियमों के पालन को बढ़ावा देने के लिए, या कक्षा कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए। तो इसका सही जवाब होगा आपका कि अगर कोई भी विषय वस्तु पढ़ाया जा रहा है तो उससे संबंधित अगर प्रश्न पूछे जाएंगे तो कक्षा कक्ष में बच्चों के जो जितने भी विद्यार्थी रहते हैं उनकी जिज्ञासा बनी रहती है कि हो सकता है हमसे पूछ लिया जाए, तो ध्यान से सुनते हैं टीचर की बातों को। अब अगला है नीचे दिए गए जंगल में कौन सा एक राज्य में तुरांग का अर्थ है जंगल? यानी ये जो 4 राज्य दिए हैं असम, ओडिशा, मिजोरम, झारखंड, इसमें में से किसी एक राज्य में तोरांग का अर्थ जंगल होता है। तो जंगल जहाँ पे तोरांग बोला जाता है उस राज्य का नाम हमें बताना है। ठीक है, तो जो झारखंड होता है वहाँ पे तोरांग का अर्थ होता है जंगल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। सब्सक्राइब एंड शेयर।